जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ 3n कोऑर्डिनेट। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त और कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है, लेकिन बहुत ही आसान। जनाब इसमें हम हमारे पास दो तरह की जो है ना रिप्रेजेंटेशन आती है। एक को हम कहते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, एक को हम कहते हैं इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम कवर करेंगे रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को, और इंशाल्लाह आप लोग इसको एंजॉय करेंगे और फुली आपका कंसेप्ट इस पर क्लियर होगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जनाब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आपका टॉपिक है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप रिप्रेजेंटेशन जो मैट्रिक्स में कर रहे थे पिछले जो आपने किए हैं उसको आप रिड्यूस करें। रिड्यूस मतलब कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल वे में लेके हैं। ठीक है जी, हम इसको पढ़ते हैं। इसमें आपके ये कह रहा है कि रिप्रेजेंटेशन विच कैन बी रिड्यूस फर्दर फॉर लोअर डायमेंशन, मतलब कि आप हाई से लो की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े जो आपके कोऑर्डिनेट बन रहे थे उसको आप इग्नोर कर रहे हैं और डायरेक्ट आप आंसर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है जी, हाई डायमेंशन टू लो रिप्रेजेंटेशन। ठीक हो गया, लो डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन। अब सबसे जो मेन फैक्टर है इसमें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में, नाम से ज़ाहिर हो रहा है रिड्यूस करना। कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यानी ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम रिड्यूस का टर्म यूज़ कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं किसी चीज़ को। तो आगे हम पढ़ते हैं, उसमें आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास कुछ बेसिक यूज होते हैं जो इसके लिए मतलब सुइटेबल हैं। या तो बाड एंगल, बाड वेक्टर, एक्सेस जो है एक्स वाई जेड, कौन से एक्स वाई और जेड एक्सेस। लेकिन हमारा इससे काम नहीं है, हम इन तीनों को नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो काम है वो है जनाब 3n कोऑर्डिनेट के साथ। किसके साथ? 3n कोऑर्डिनेट, यानी कि हम पढ़ रहे थे मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन टर्म ऑफ 3n कोऑर्डिनेट। तो हम आज इसको कवर करने वाले हैं 3n कोऑर्डिनेट को। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं अपना जो अभी का जो मतलब ख़ास टॉपिक है। ये डिफिनीशन थी, डिफिनीशन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जी। तो हम पढ़ने वाले हैं अब एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पास जो डायमेंशन होता है उसको निकालने का फार्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई n। क्या? 3n, जिसको हम नाम लिखे हैं 3n। देखिए, अब यहाँ पर n क्या चीज़ है आप ये समझे। n जो है आपके पास अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं, एटम जितनी भी हैं, जैसे आपके पास H2O की बात करता हूँ मैं ना, H2O। तो ये तो आपको भी पता है कि H2O में कितने एलिमेंट हैं, 2 और 1 3। तो आपके पास n कितना आया? n आपका आया 3। अब अगर आपका n आया 3 तो आप इधर पुट करें 3 मल्टीप्लाई 3, क्या हो जाएगा? शाबाश, बताएं क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। तो मतलब कि आपका जो वाटर है उसके 9 कोऑर्डिनेट बनेंगे। क्या बनेंगे? 9 कोऑर्डिनेट। इससे हमें पता ये चल रहा है कि जो 3n का फार्मूला है इससे हम कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। बात समझ आई? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ आएगी। अब हम देख रहे हैं कि वाटर में 9 कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? वाटर में 9 कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे? उधर तो हमारे पास एटम 3 है, कोऑर्डिनेट 9 कैसे आएंगे? क्वेश्चन है ना, समझाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, एक वाटर का मॉलिक्यूल मैंने लिया हुआ है। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है H2O। मैं इस एटम पे और इस एटम पे तीन कोऑर्डिनेट बनाता हूँ। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, हर एक पे। 3 से ज़्यादा तो बन नहीं सकते। 3 इस पे बनेंगे, 3 इस पे बनेंगे, 3 इस पे बनेंगे, यानी x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3।
बात समझ आ रही है? हर एटम पे मैंने कोऑर्डिनेट 3 ड्रा कर दिए, एक्सिस 3 ड्रा कर दिए, एक्स वाई जेड। अगर 4 होते तो मैं 4 ड्रा करता, आगे समझाऊंगा 4 के लिए NH3 में पढ़ेंगे। तो अगर आप देखें 3 इसके लिए हो गए, 3 इसके लिए हो गए, कितने हो गए 6, 3 इसके लिए हो गए, कितने हो गए 9, तो टोटल 9 कोऑर्डिनेट बन गए। ठीक है जी। NH3 की तरफ आते हैं। NH3 में 3 तो इसके बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 9 इसके बनेंगे, टोटल बनेंगे 12 कोऑर्डिनेट। कितने बनेंगे 12 कोऑर्डिनेट। जैसे ये देखो 3 इधर बनेंगे, 3 इधर बनेंगे, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, 3 3 6 9 12, 12 बन गए। अब मुझे बताएं, हमने कहा कि फार्मूला 3 है ना, ये 3 तो वैसे आया, n नंबर ऑफ एटम 1 2 3 4, हाइड्रोजन है 3 हाइड्रोजन है और एक जो है नाइट्रोजन है, 3 × 4 12, तब भी 12 आ रहा है, ऐसे भी करो तो तब भी 12 आ रहा है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट निकालने का ये तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि कोऑर्डिनेट निकालना आपको आ गया। अब एक्चुअल असल चीज़ की तरफ आते हैं, ये बुनियाद था सर। असल चीज़ जो है वो आपकी अभी शुरू हो रही है, जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है जी। हमने पिछले टॉपिक्स में जो है देखा आइडेंटिटी अप्लाई करना, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, एक्सेस ऑफ सिमेट्री के लिए मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लेकिन 3n कोऑर्डिनेट में हम वाटर के लिए अब ड्रा करेंगे और हम अप्लाई करने वाले हैं क्या, आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं। क्या अप्लाई करने वाले हैं, आइडेंटिटी। आपके पास 9 कोऑर्डिनेट टोटल बने थे, कितने जनाब 9 कोऑर्डिनेट। x1 y1 z1 बनाया था, x2 y2 z2 बनाया था, x3 y3 z3 बनाया था, हमने ये बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने, 9 बन गए। ठीक है जी। आपने ये इधर भी लिखने हैं, आपने ये ऐसे भी लिखने हैं। ठीक है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, आउटपुट इनपुट आउटपुट। ठीक है जी। ई अब अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूँ x1 पे, समझो और समझो, यहाँ से पॉइंट पिक करना है, बाकी सारा आप पिक कर लोगे। जब भी मैं x1 पे आइडेंटिटी अप्लाई करूँगा, आइडेंटिटी इज अ प्रॉपर्टी विच डूइंग नथिंग टू ऑब्जेक्ट, कोई काम नहीं करता ऑब्जेक्ट पे। ठीक है जी, हमने पढ़ा हुआ है ये। अगर मैं आइडेंटिटी x1 पे अप्लाई करता हूँ तो x1 में कोई चेंज नहीं आने वाला, x1 में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो x1 की जगह पर मैं 1 लगाऊंगा, क्योंकि इसको कोई शिफ्ट नहीं कर रहा, x1 पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो x1 लगाऊंगा। ठीक है, बाकी x1 ये सारे क्या है, अगर x1 पे मैं 1 लगाऊं तो इधर मैं 0 लगा दूंगा। ठीक है जी। अब y1 पे क्या करेगा, y1 पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, 1 आएगा, बाकी सारे 0। z1 करूंगा तो z1 की जगह पर आपने 1 लगाना है, बाकी 0। x2 करूंगा तो x2 की जगह पर आपने 1 लगाना है, बाकी सारे 0। y2 करूंगा तो y2 की जगह पर आपने 1 लगाना है, इधर भी सामने है, ऐसे और ऐसे। z2 x3 y3 z, तो ये सब के लिए यही टर्म। ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, जिस पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ उसके सामने आपने 1 लगाते जाना है, उसके सामने 1 लगाते जाना है। ठीक है, इधर भी देखना है और इधर भी देखना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब हमने बात की थी कि 9 कोऑर्डिनेट बनेंगे। ठीक है, 9 आपके पास करेक्टर आएंगे। ठीक है जी। आइडेंटिटी के लिए 9 कोऑर्डिनेट हमने बोला, 9 करेक्टर बोला, वो 9 कहाँ से आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9। ठीक है जी, ये एक 9, ये वाला। ठीक है जी, अब नजर आया होगा। तो ये यहाँ पर अगर हम करेक्टर देखते हैं तो हमारे पास जो करेक्टर फॉर आइडेंटिटी आता है वाटर के लिए 3n कोऑर्डिनेट में, वो मेरे पास 9 आता है। क्या आता है, 9 आता है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, करेक्टर फॉर आइडेंटिटी इज इक्वल टू 9। बात समझ आ रही है? अगर आप लोगों को बात समझ आ रही है तो कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है जी, यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। मूव करते हैं आगे की तरफ। अब एक्चुअली क्या होता है कि
ये जो तरीका है, ठीक है, देखो पूरा पेज भर गया। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे है, ठीक है, करेक्टर निकालने के लिए, डायमेंशन निकालने के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, शॉर्टकट तरीका लेके आएंगे 3n कोऑर्डिनेट में करेक्टर निकालने के लिए, ठीक है। उसको हम कहते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वाला मेथड, ठीक है। एक्चुअली जो है वो आपका तरीका अब शुरू होने वाला है। ये बैकग्राउंड था इसका, ये आपका बैकग्राउंड था, वो बहुत ही आसान तरीका है, समझो उसको। सर आपने जो पिछले तरीका सीखा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है जी। उसको बुक्स में कोई बुक्स फॉलो नहीं करता, बुक्स फॉलो करता है ये वाला तरीका। हम H2O के लिए रिड्यूसिबल टेबल लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आपको पता है कि वाटर का जो पॉइंट ग्रुप होता है, क्या पॉइंट ग्रुप होता है, वो होता है C2V। क्या होता है C2V? अगर नहीं पढ़ा तो आप ये पहले सीख लीजिए, ठीक है जी। उसमें पॉइंट ग्रुप में आपके पास टोटल सिमेट्री एलिमेंट मौजूद होते हैं, ठीक है। जितने सिमेट्री एलिमेंट हैं उसको हम पॉइंट ग्रुप कहते हैं। एक आपके पास आइडेंटिटी होता है, एक C2Z एक्सिस पे होता है, एक सिग्मा एक्स जेड होता है, एक सिग्मा वाई जेड। ये 4 चीज़ें वाटर में होती हैं, वाटर की सिमेट्री एलिमेंट हैं, ठीक है जी। उसको पॉइंट ग्रुप कहते हैं C2E। अब इन पे हमने अप्लाई करना है करेक्टर, यानी करेक्टर्स के फाइंड करना है, और इन पे हमने नॉन शिफ्टेड एटम, ठीक है, जो अनशिफ्टेड एटम जो शिफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब आपने प्लेन या एक्सेस गुजारने के बाद उसमें जो एटम है वो शिफ्ट नहीं हुए, ठीक, अनशिफ्टेड एटम, वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब देखें जनाब, आपने गौर करना है, इसको देखें, हम ये पहले निकालेंगे, ठीक है। अगर मैं वाटर पे आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ, यानी कि आइडेंटिटी मतलब 360 डिवाइडेड बाई 361, तो मेरे पास आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद जो वाटर ये और इस पर कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई चीज़ शिफ्ट नहीं हो रही, कोई चीज़ चेंज नहीं आ रहा, तो 1 2 3 तीनों शिफ्ट नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये 3 आ गया, इस पर तीनों चीज़ें शिफ्ट नहीं हो रही, 3 आ गया। अब ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है CN, ठीक है। यहाँ पर C2 है, तो मतलब कि आपने 180 का एंगल लिया हुआ है, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 180। देखें यहाँ पर मैं इमेजिनरी लाइन एक पास करता हूँ, जब मैं यहाँ पर इमेजिनरी लाइन पास करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इन दोनों साइडों पे सिमेट्री आती है, 180 का एंगल मैं पास कर रहा हूँ। मैं हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है, H2 इधर आ जाएगा, H1 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि ऑक्सीजन मेरा शिफ्ट नहीं हो रहा, बाकी ये दोनों शिफ्ट हो रहे हैं। जो अनशिफ्ट है वो हमने तो लिख देना, तो कितना है 1 है, यानी ऑक्सीजन शिफ्ट नहीं हो रहा। यहाँ तक बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी, ठीक है जी। ये दोनों आपने समझने हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब वो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। कैसे? अब देखो ना, ये क्या है, सिग्मा यानी प्लेन ऑफ एक्सिस, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री अराउंड एक्स जेड। ये जेड एक्स और वाई है ना, क्या कह रहा है कि एक्स जेड पे आप प्लेन गुजारें, प्लेन, ठीक है। आप अगर हम इसमें प्लेन गुजारते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये तो तीनों ही अनशिफ्ट होंगे, ठीक है जी, तीनों ही अनशिफ्ट होते हैं, तो 3 हो गए। अब अगर वाई जेड है, ये वाई और ये जेड, अगर मैं इस पे ऐसे प्लेन गुजारता हूँ ऐसे, ठीक है, तो वाई और जेड इस पे आ गया, ये वाला अनशिफ्ट हो गया, ठीक है। जो आपके पास हम ऐसे इस पे प्लेन गुजारते हैं ना, तो आपका एक अनशिफ्ट रहेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन अनशिफ्ट होगा, बाकी पे असर पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ आई? इसकी तीनों अनशिफ्ट हुए, प्लेन गुजारने के बाद सिर्फ ऑक्सीजन अनशिफ्ट हुआ, इस पे हमने ऐसे प्लेन गुजारा, तीनों अनशिफ्ट हुए, इस पे ऐसे गुजारा, तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ये अनशिफ्ट हुआ, बाकी सारा जो है शिफ्ट हुआ, ठीक है, तो 1। अब हम आते हैं करेक्टर की तरफ। करेक्टर जो है आप लोगों ने निकाला होगा, उम्मीद करता हूँ, अगर नहीं निकाला तो आप मुझे वीडियो में कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों को करेक्टर का आसान तरीका लेके आऊँगा, ठीक है जी। अब आइडेंटिटी, अगर आपने देखा हो आइडेंटिटी के लिए करेक्टर निकालना, ठीक है, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपने पढ़ी होगी,
तो वहाँ आपने सीखा होगा कि आइडेंटिटी की जितनी भी हैं, ठीक है, उसके लिए 3 आता है। जितनी भी आइडेंटिटी हैं उनके लिए 3 आता है, ठीक है जी। अगर C2 आपके पास क्या हो, C2V या C2 जो है आपके पास एक्सेस हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, C2V यानी XYZ आपके पास कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, सॉरी C2V नहीं, XYZ कोऑर्डिनेट हो, ठीक है जी। अब ये जो C2 है ना, इट्स मीन कि आपके पास एंगल कितना है बताए, 180 का, ठीक है जी। आपने सीखा है C2 के लिए कि उसमें कैरेक्टर कितना आता है, C2 नहीं, C2 सॉरी C2 Z एक्सेस के अलावा, ठीक है। मतलब आपने Z चेंज क्या क्या Z चेंज नहीं किया, बाकी दोनों चेंज कर दिए, ठीक है। बाकी दोनों चेंज कर दिए तो प्लस और माइनस एक साथ कट गया तो माइनस आएगा, ठीक है जी। Z आपने क्या किया, Z आप चेंज नहीं कर रहे, बाकी -x हो जाएगा और -1 हो जाएगा, दोनों तीनों को प्लस करो, Z वाला +1, x वाला प्लस Z वाला +1, x वाला -1 और Z वाला -1, +1 -1 कट जाएंगे और -1 एक रह जाएगा, ठीक है जी। x और z में जो है अगर आप करेंगे तो आपके पास y माइनस का होगा, y अगर माइनस का हो गया, ये एक प्लस का हो गया, y का माइनस और इसका प्लस कैंसिल हो गया, z एक बच गया प्लस का। अब इन दोनों में अगर एक माइनस का होगा, यानी कि अगर वाई जेड है तो वाई जेड जो है चेंज नहीं होंगे, जेड एक्स वाला हम चेंज कर देंगे, एक्स के साथ माइनस आएगा, माइनस और इसका वाई का प्लस कैंसिल हो जाएंगे, यानी 0 हो जाएगा और जेड का जो है +1 रह जाएगा। ये करेक्टर का तरीका है, मतलब आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों को समझ नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है जनाब, अब ये करना है हमने कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 और प्लस माइनस माइनस, 3 1 जार 3, 1 1 जार 1। दिस इज योर रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब आप कहेंगे कि क्या फ़ायदा, ये जो आइडेंटिटी की नीचे चीज़ आई है ना, ये हमारा असल मकसद था, 9 यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये शॉर्टकट तरीके से हम निकाल सकते हैं। जितना पिछला हमने पढ़ा बहुत मुश्किल तरीका, काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेट हमने ड्रा किए, ठीक है जी। तो ये आपका आसान तरीका है, उसमें हमने 9 कॉलम और 9 रो ड्रा किए, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हुए था। यहाँ पर हम देखो 2 स्टेप में आ गया आंसर 9। तो H2O के लिए कोऑर्डिनेट कितने बनते हैं, 9। एक शॉर्टकट 3 × n वाला फार्मूला दिया, उससे भी 9 आता है, ठीक है जी, इंतहाई आसान है। अब बढ़ने हैं NH3 की एग्जांपल की तरफ, NH3 की एग्जांपल की तरफ, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होगा, अगर क्वेश्चन है तो बताइएगा, ठीक है, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा। सर अब ये जो हम एग्जांपल पढ़ने वाले हैं, 3 रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर NH3, ठीक है जी, 3n रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर NH3, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर NH3, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर NH3, C3V इसका जो है पॉइंट ग्रुप होता है, और इसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी होता है, एक C3 Z एक्सिस के इर्द होता है, एक सिग्मा V होता है, यानी प्लेन ऑफ वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है जी, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, बाकी कुछ भी नहीं होता इसमें। अब आपने देखा कि NH3 पे NH3 में आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा तो 1 2 3 4 एलिमेंट ने, चारों चेंज नहीं होने वाले, 4 आएगा। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन, और ये N, 1 2 3 4, चारों अनचेंज होंगे आइडेंटिटी पे। 4 मैंने बोला था ना कि जितने एलिमेंट होंगे ना आइडेंटिटी में वो अनचेंज रहेंगे, ठीक है जी। C3 अप्लाई कर रहा हूँ, C3 मतलब कि मैं इस पे एक ऐसे पास कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे, या आप ऐसे पास करा दो साइड पे, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि आप जब एक्सेस पास कर रहे हैं तो ये वाला इधर आएगा। C3 का मतलब क्या होता है वैसे, C3 का मतलब 360 को 3 पे डिवाइड करो तो 120 का आपने देखा होगा, ठीक है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ये इधर आ जाएगा, ये वाला उधर चला जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके पास चेंज होता जाएगा जब तक कि आपके पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट ना आ जाए दोबारा, वही ये वाला दोबारा ना आ जाए।
तो उसमें हमने देखा था कि हम एक्सेस गुजारते हैं तो ये तीनों तो शिफ्ट होते हैं, ये तीनों शिफ्ट हो रहे होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता। तो 1 आ गया। सिग्मा वी गुजारता हूँ, सिग्मा वी जो है जब हम गुजारते हैं वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल, ऐसा प्लेन जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और इसी के पैरेलल हमने क्या करना है, प्लेन गुजारना। जब इसी के पैरेलल प्लेन गुजारूंगा तो एक एच आ जाएगा और एक एन आ जाएगी इसके दरमियान, ठीक है। जब इसी के पैरेलल में प्लेन गुजारूंगा तो एक एच आ जाएगा बीच में और एक एन आ जाएगा, तो एन और एच जो है अनशिफ्ट रहेंगे, बाकी दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ रही है आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ रही है। ये एच और ये एच शिफ्ट होंगे, ये एन और ये एच अनशिफ्ट होंगे, ठीक है जी। तो 2 ये बात आपको समझ आ गई होगी कि सिग्मा वी कैसे है, ठीक है जी। सिग्मा वी आप देख लेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जब आप पैरेलल करेंगे तो एन और एच जो है अनशिफ्ट रहेंगे। अब करेक्टर मैंने बोला था कि करेक्टर जो होता है वो आइडेंटिटी के लिए 3 होता है। C3 है, C2 के लिए निकालना आसान है, C2 के लिए निकालना आसान है। C3 और C4 के लिए निकालने के लिए 1 2 3 फार्मूले हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1। एक होता है शॉर्टकट 2 cos थीटा प्लस 1, 2 cos थीटा प्लस 1, 2 cos थीटा थीटा प्लस 1 में आप देखेंगे कि मेरा थीटा कितना है, तो ये जो 3 है इसको 360 पे डिवाइड कर, तो ये जो 3 है, ये जो 3 है इसको मैं 360 डिवाइडेड बाई 3 करता हूँ तो ये 90 आएगा, 90 नहीं 90 नहीं सॉरी 120 आएगा, 120 आएगा। cos 120 करता हूँ तो आपके पास देखें कितना आता है, शाबाश जल्दी करें। टोटली मैं आपके मेरा आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। cos 2 ये 2 ये प्लस 1, ठीक है। 2 से किया प्लस 1, ये -1/2 होता है, ठीक है। 0 -1/2 cos 120 कितना होता है, -1/2। ये जो सिग्मा वी होता है आपने पढ़ा होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्स जेड के लिए निकाला, यानी सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड सिग्मा जेड एक्स, उसके लिए आपका जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन में करेक्टर था वो 1 आ रहा था। तो अगर उसके लिए 1 आ रहा है तो ये जितना सिग्मा वी है और सिग्मा एच उसके लिए भी 1 आएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझिए, सिग्मा वी के लिए भी 1 आने वाला है। अब मल्टीप्लाई करो सिग्मा, सिंपल 4 3 12, 1 0 0, 2 1 2, कितना आया 12। 3 × 4 = 12, तभी 12 आ रहा था, अभी 12 है। तो कैरेक्टर का दूसरा नाम ट्रेस है, कैरेक्टर का दूसरा नाम ट्रेस है। यहाँ पर ट्रेस कितना आ रहा है 2, यहाँ पर कैरेक्टर कितना आया 2। जनाब ये था आपका आज का टॉपिक, बहुत ही हमारे अच्छे दोस्त ने मुझे बताया, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त, कि आप इस पे क्या करें, टॉपिक तैयार करें। तो मैंने उसके लिए टॉपिक तैयार किया और अभी जो है वक्त आपका चल रहा है 3 बजे, रात के 3 बजे का टाइम है। तो आप लोगों के लिए हमने ये तैयार किया और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई गई, लेक्चर समझ आया है, तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी जी। हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएंगे और इंशाल्लाह आपके हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी वे से मैंने ये समझाया आप लोगों को। अगर अब भी कोई मसला होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे SMS कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी अगर तरीका आप मुझे से कांटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आप अवेलेबल, आपको 24/7 रिप्लाई मिलेगा इंशाल्लाह। तो इजाज़त चाहते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, मेहनत करो और छा जाओ।